हेलो बच्चों, एपेक्स राजेंद्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एक प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उसको लेकर आया हूं। बच्चों, जितनी भी शिक्षक की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है ना, सारी जो है ना टीचर्स एग्जाम, शिक्षक जो परीक्षाएं होती हैं ना, तो परीक्षाओं के साथ साथ आपका जीके, मतलब जीके चाहे वो पुलिस में हो, चाहे एसएससी में हो, किसी में भी होगा जीके, जनरल नॉलेज, वो सभी में आपका ये इंपॉर्टेंट बहुत रहता है चैप्टर। आप सभी को मालूम है इसका वेतन कितना होता है, निर्वाचन कौन करता है, महाभियोग वगैरह वगैरह वगैरह। तो प्रेसिडेंट जो है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये टीचर्स एग्जाम में जैसे कि आपका जो टीजीटी होता है, तो इसमें सोशल साइंस आती है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं एसएसटी भी बोल देते हैं। ये बच्चों एसएसटी में भी काम करेगा और जीके में भी। जीके आपका केवीएस में भी आता है, और जो भी पोर्शन जीके का हो गया वो सभी में, चाहे एनडीए हो, किसी का भी हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है, इसको जो भी बच्चे आप टीचर्स के एग्जाम में जो भी टीजीटी, वो तो डायरेक्ट हिट कर ही रहा है, प्लस जितनी भी जीके है उस सब में करेगा। तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं इसको लेकर। और अभी मैं सबसे पहले इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे पॉइंट रखूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, और उन पे व्याख्या भी देखूंगा। सबसे पहले आता है कि प्रेसिडेंट का जो वो है पद, ये किसमें है। तो देखिए बच्चों, प्रेसिडेंट क्या है, आर्टिकल 52। आपको ये आर्टिकल याद रखना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का जो है उल्लेख वो है किस आर्टिकल में है। देखिए बच्चों, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका, संघीय का मतलब जो भारत की है, कार्यपालिका मतलब पूरे भारत को देखती है, तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो बात स्पष्ट है कि 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति को पूरे भारत की जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष बताया गया है। कहने का आशय क्या है कि पूरे देश का सर्वोच्च प्रधान जो पद है वो आपका कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक है, तो 52 में ये बताया है। तो ये क्या हो गया एक तरीके से, इसको और क्या बोलते हैं, ये प्रथम नागरिक भी बोला जाता है बच्चों। जैसे जनगणना होगी ना, जो भी जनगणना होगी अभी 2021 में होगी, तो सबसे पहला नाम है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन आएगा बच्चों, राष्ट्रपति आएगा। क्योंकि हमें मालूम है भारत में इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना होगा 52 में क्या है कि भारत की संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति। 53 में और है, ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। 52 में क्या है कि संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो राष्ट्रपति एक अकेला इंसान है, आप समझ सकते हो। तो उसके नीचे जो भी पदाधिकारी हैं, तो हम सभी को मालूम है यहां पर पदाधिकारी का आशय क्या निकल रहा है, ये आपका निकल रहा है पीएम प्लस मंत्री परिषद, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है ना, मंत्री परिषद। तो बच्चों आप सभी को मालूम है मेन एक्शन में पीएम मिलते हैं, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, विदेश मंत्री। तो लेकिन ये किसके नाम से काम कर रहे हैं, सारे कानूनी कामों में संघीय कार्यपालिका में जो किसके साइन होते हैं बच्चों, प्रेसिडेंट के। तो प्रेसिडेंट सर्वोच्च पद है, कार्यपालिका का प्रधान है, और वो अपना काम करवाता है अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से। जो पदाधिकारी का मीन्स क्या हो गया बच्चों, यहां पर जो पीएम हो गया, और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद। तो ये दोनों आपको आर्टिकल पक्के याद रखने होंगे कि प्रेसिडेंट का उल्लेख किस में है। क्लियर है बच्चों। इसके नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे सामने जब आता है तो हमें ध्यान क्या रखना है कि योग्यताएं बच्चों, क्वालिफिकेशन। जैसे प्रेसिडेंट की राष्ट्रपति में जब हम आएंगे तो बच्चों हमारे सामने क्या होगी, योग्यताएं।
अब बच्चों योग्यताएं क्या है, तो देखो नंबर 1 है भारत का नागरिक। भारत का नागरिक ये साधारण सी बात है, हर एक कई में आता है। और दूसरा क्या हो गया, उसकी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु बच्चों कितनी होती है, 35 वर्ष। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब न्यूनतम आयु, अधिकतम नहीं बोला है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में जो ऑप्शन देते हैं बड़ी जल्दी जल्दी ऐसा ऊट पटांग कर देते हैं कि अधिकतम आयु बोलते हैं 35 वर्ष। आप ये नहीं करेंगे, आप ध्यान रखेंगे न्यूनतम, मिनिमम एज 35। और क्या है ध्यान रखना कि वह लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो, के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो ये बात आपने समझी। ये थर्ड कंडीशन क्या है कि वह राज्यसभा का नहीं, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो प्रेसिडेंट की योग्यता में आपको यह ध्यान रखना है, खासकर ज्यादातर आपके एग्जाम में जो पूछने वाली बात रहती है वो आप ध्यान रखोगे, वो 35 ईयर। ठीक है, क्लियर बच्चे। अब योग्यता के बाद में जब हमारा आता है तो इसके पद के प्रस्तावक बच्चों, प्रस्तावक और अनुमोदक, मैं बता देता हूं कि ये होते कौन है, प्रस्तावक और अनुमोदक। बच्चों जब भी राष्ट्रपति के पद का कोई पर्चा भरेगा तो कोई आम आदमी एकदम से ना भर ले उसको, तो देखिए उसके नाम के पर्चे के पहले ही दिन जब पर्चा पेश करने जा रहे हैं तो जो भी राष्ट्रपति के पद के चुनाव में जो भी मतदान करेंगे, है ना, मतदान आपको मैं बताऊंगा कौन कौन करता है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा और समस्त राज्यों की विधानसभाओं वगैरह इनके सदस्य। तो इन तीनों में से कोई से 50 सदस्य, प्रस्तावक कौन होंगे, 50 प्रस्तावक होंगे, मतलब उनके पहले ही दिन साइन चाहिए, और 50 अनुमोदक और अनुमोदन करने वाले चाहिए। तो इतना मतलब क्या निकल रहा है कि 100 लोग जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं ना, वो पर्चे भरते समय पहले ही उतने साइन चाहिए, क्योंकि कोई आम आदमी इतने बड़े पद के लिए ऐसे ही अपना ना पर्चा भर दे जिस कोई गंभीरता ना हो। तो ये 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। अब देखो बच्चों पहले क्या था, ये बढ़ा दिए गए बच्चों, पहले ये 10 थे, 10 अनुमोदक और 10 ये आपके प्रस्तावक, 10 अनुमोदक थे, लेकिन बढ़ा के 50-50 किए गए। दूसरी बात जमानत राशि आती है बच्चों। जमानत राशि जानते हो कि इतने परसेंट वोट कम मिलने से उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, तो 15,000। बात मेरी समझ रही। और पहले कितनी थी बच्चों, 2,500 थी, पहले थी 2,500। तो ये चीजें फिगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होंगी कि देखिए जमानत राशि राष्ट्रपति के पद की कितनी होती है बच्चों, 15,000 होती। प्रस्तावक 50 होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं, ठीक है ना, जमानत राशि। अब जमानत जब्त कब होती है बच्चों, ये भी तो इशू आता है, जब्त कब होती है। तो कुल पड़े जिन्होंने मतदान किया है, वो कुल पड़े मतों का 1/6 भाग से कम मिले, भाग से कम मिले। तो ये बात मेरी समझ में आ गई बच्चों। ये जमानत राशि, जैसे कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए पर्चा भरने गया है तो 50-50 कुल तो उसके जो मतदाता बनेंगे, बाद में वोट डालेंगे, पहले दिन साइन चाहिए, और वो 15,000 राशि जमा करेगा और जमानत राशि कहलाएगी। अगर उसको जितने भी मत डले उसका कुल भाग 1/6% से भी कम मिला है भाग से, तो क्या हो जाएगा, उसकी वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ये बच्चों आपको ध्यान रखने होंगे, इन चीजों के लिए ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में ये योग्यताएं होगी, प्रस्तावक होगी, अनुमोदक हो गई, जमानत राशि हो गई, जमानत राशि। अब इसके बाद में चलते हैं तो देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल बच्चों, कार्यकाल 5 वर्ष। ये अमूमन आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसे आपका लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यपाल का है 5 साल, तो ऐसे रहता है। तो राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, राष्ट्रपति का 5 साल होने से पहले ही चुनाव करा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गया उसके बाद में, तो चुनाव पहले ही करा लिया जाता है। जैसे ही 5 साल हो गए, होने से पहले ही उसका पद लगभग त्याग या उसी दिन हो जाता है। क्लियर हो गए ना बात को। तो इस प्रकार से ये 5 वर्ष है।
अच्छा, लेकिन एक बात बता दूं, 5 वर्ष से ज्यादा में भी चला जा सकता है। अगर नया राष्ट्रपति नहीं आया है तो 1, 2, 3 महीने कुछ ऐसे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि वो रिक्त पद रहेगा और उपराष्ट्रपति संभाल ले, ऐसा नहीं करेगा। इस समय वो नया भी राष्ट्रपति उस पर आएगा, तब तक 1, 2, 3, 4 महीने, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं होंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई बच्चों। अब इसके बाद में फिर हम आते हैं, तो हमारे सामने आते हैं आगे के बाद आएगी, ठीक है ना बच्चों। आगे फिर हम चलते हैं तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति में देखिए, अब आगे राष्ट्रपति जब आता है तो फिर बात आती है किसकी, वेतन की। बच्चों वेतन कितना मिलता है, सैलरी। तो बच्चों सैलरी है ना इस समय कितनी है, 5 लाख है ना। राष्ट्रपति पद की जो सैलरी है वो 5 लाख है मासिक, और ये क्या है, टैक्स रहित है, टैक्स रहित। इसमें बच्चों कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये राष्ट्रपति के वेतन का जो है वो 5 लाख है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। क्लियर हो गया बच्चों इस चीज को लेकर। फिर वेतन के बाद में अब आ जाता है कि पद रिक्ति। बच्चों पद रिक्ति कि जैसे समय से पूर्व पद खाली हो, पद खाली होने पर कौन संभालेगा, खाली होने पर। देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, हो सकता है बीमार पड़ गया हो या किसी अन्य मृत्यु हो गई हो किसी कारण से, या उसने त्याग पत्र दे दिया हो बच्चों, और पद उसका खाली हो गया है बीच में, तो कौन संभालेगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। तो देखो ये तो लगभग सभी को मालूम है, मैं लिख देता हूं क्रमशः। देखिए क्रमशः, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो क्रमशः कौन संभालेगा, सिंपल सी बात है, क्रमशः सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति ही उसके पद को संभालेगा, नाम ही है उपराष्ट्रपति। क्लियर। किसी भी कारण से उपराष्ट्रपति भी ना अवेलेबल हो पाए, हो सकता है बीमार हो या किसी अन्य कारण से भी हो सकता है, और एक बार हुआ भी है बच्चों, मैं वो जिक्र बता दूंगा कि एक बार कब ऐसा हुआ है और क्या कंडीशन आई। अभी समझ लेते हैं इस बात को कि उपराष्ट्रपति का पद अगर समय से पहले खाली है, चुनाव नहीं हुआ, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। अगर ये नहीं है तो इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, सीजेआई, जिसको हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर हो गए बच्चों। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजेआई, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है किसी कारण से तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का है ना, कौन होगा, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब बच्चों आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, वर्तमान में बच्चों 34 हैं। वर्तमान में जज कितने हैं सुप्रीम कोर्ट के बच्चों, 34। पहले 31 थे, है ना, एक मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य, लेकिन बाद में इनको अभी हाल थोड़े दिनों पहले हैं इनकी संख्या में बढ़ावा किया गया तो 34 है। अब 34 में जजों में क्या है, वरिष्ठतम क्रम होगा, जो चीफ जस्टिस है उसके बाद में दूसरा होगा वरिष्ठ, उसके बाद में होगा। तो आप समझ सकते हो कि कोई सवाल ही नहीं कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाके कोई भी पद पे ना हो। तो कहने का मतलब है उपराष्ट्रपति संभालेगा, यहां तक कंडीशन जानेंगे उपराष्ट्रपति नहीं अवेलेबल होगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनकेस वो भी नहीं है अवेलेबल तो उसका वरिष्ठतम में आपको मालूम 34 है, तो इस प्रकार से रहेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि पद रिक्ति के समय फिर क्या होगा, तो उसकी व्यवस्था पूरी डिटेल तक में है, कभी कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे मैंने बोला था एक बार ऐसा प्रसंग आया है बच्चों, जब उपराष्ट्रपति भी नहीं था और राष्ट्रपति भी नहीं थे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति जो नहीं थे जाकिर हुसैन जी, बच्चों जाकिर हुसैन थे, और जाकिर हुसैन की क्या है, मृत्यु हो गई थी, जो राष्ट्रपति थे महामहिम जाकिर हुसैन। तो उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, ठीक है ना। तो उस उपराष्ट्रपति थे बच्चों वीवी गिरी। अब वीवी गिरी जो थे इन्होंने पद संभाला उपराष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया बच्चों। अब चूंकि इन्हें पर्चा भरना था राष्ट्रपति के चुनाव में, तो कहने का राष्ट्रपति जो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई और उपराष्ट्रपति ने जो वीवी गिरी इन्होंने इस्तीफा दे दिया, दोनों पोस्टें खाली। तब
आपके कौन बने थे, सीजेआई थे उस समय, एम हिदायतुल्ला। तो ये एम हिदायतुल्ला है ना, हिदायतुल्ला को अवसर मिला था कि जो भारत के कार्यकारी और राष्ट्रपति बने थे। ये बच्चों क्लियर हो गए ना, ये एक प्रसंग एक बार आया है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, कौन सा वो सीजेआई था मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकारी वो भी बना हुआ है, राष्ट्रपति भी बना। तो ये बच्चों ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमारे सामने आता है कि इसको शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है। क्लियर हो गए बच्चों, शपथ कौन दिलाता है और पुनर्निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति, मतलब दोबारा भी चुनाव लड़ सकता है क्या। तो शपथ के लिए हम आते हैं, रिटिन में आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम आपको रिटिन में एक बार बता देते हैं। देखिए प्रेसिडेंट के लिए जो है राष्ट्रपति के, तो देखिए बच्चों इसको जो शपथ है, शपथ, तो शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है जो सीजेआई, इसको कौन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो ये दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का और मुख्य न्यायाधीश। अब बच्चों एक बात और बता दूं, ये भी म्यूचुअल है काम, म्यूचुअल मतलब राष्ट्रपति को शपथ दिला रहा है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, है ना, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिला रहा है, राष्ट्रपति। तो बच्चों इन दोनों में आपस में क्या है, इस तरीके से, वरना और पोस्टों में ऐसा नहीं है। और एक और पोस्ट ऐसी आती है दो, आप समझ सकते हैं, जहां पर भी म्यूचुअल है। जैसे देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी शपथ दिलाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, पलट के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो ये जो म्यूचुअल है ना, रेसिप्रोकल जो भी ऑथ का होती है, ये बच्चों दो पोस्टें और हैं बच्चों भारत के संविधान में, जो वहां पर भी ऐसा होता है, वरना और कहीं पर भी ऐसा नहीं होता। आपके जानने की जिज्ञासा है क्या, बताओ बच्चों। चलो मैं बता देता हूं इसी समय। यही काम होता है बच्चों राज्य में, राज्यपाल, जो राज्यपाल है वो दिलाता है किसको, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को। क्लियर है ना। तो राज्यपाल भी शपथ दिलाता है किन्हें, जो आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसको राज्यपाल शपथ दिलाता है, और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो बात क्लियर हो गई। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वो पलट के एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। यही पोजीशन आपकी राज्य में राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश में ये करते हैं, और कोई भी पोस्टों में म्यूचुअल इस टाइप का नहीं होता। ये बच्चों क्लियर हो गए ना। यही चीजें थोड़ी सी ध्यान रखने में आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में विशेष मदद मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में शपथ हो गई आपकी, ठीक है ना, शपथ उसने उनको किसका, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आता है कि जो राष्ट्रपति का है ना, राष्ट्रपति कितने बार बन सकता है कोई भी बच्चों, तो राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं, मतलब कोई एक बार व्यक्ति बन गया है तो उसको क्या दोबारा अधिकार है लड़ने का चुनाव, या बन सकता है, तो बिल्कुल अधिकार है। आपको मालूम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो लगातार 2 कार्यकालों तक रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी लगातार 2 बार नहीं बना। लेकिन कितने बार बन सकता है बच्चों, ये बात आती है कि कितने बार बन सकता है, कितने बार, तो बच्चों कोई भी गिनती नहीं, चाहे जितने बार। तो देखिए राष्ट्रपति कितने बार बन सकते हैं, है कितने ही बार, मतलब कोई पाबंदी नहीं है। मतलब भारत के संविधान में कोई भी ऐसा नहीं कहा गया कि कोई भी राष्ट्रपति इतने बार के बाद दोबारा या तिबारा या नहीं बन पाएगा। लेकिन अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति वहां पर क्या है कि 2 बार ही बन सकते हैं, तीसरे बार वो लोग लड़ने के लिए उसमें नहीं रहते हैं। ये बात बच्चों क्लियर हो गई ना आपको, कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए कितने बार हम चुन सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, वही मैंने सारे मतलब तथ्य वही रखे हैं कि आ जाएगा कि राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति का चुनाव मतलब वो बन सकता है, कितने ही बार बन सकता है। ये बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद में हमारा आता है कि इनका निर्वाचक मंडल कौन होता है, राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल, ठीक है ना, निर्वाचक मंडल, ये बहुत बार पूछा जाता है।
ये अगर हम कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है निर्वाचक मंडल, इसको बच्चों अगले पेज पे मैं बता देता हूं तो फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना होगा आपको। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा, तो मैं वो उस चीज को बता दे रहा हूं अभी यार। देखिए जो है राष्ट्रपति के जो है निर्वाचक मंडल मतलब इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं बच्चों इसको, इलेक्टोरल कॉलेज। तो देखो इसमें आप एक चीज बात रखना, मैं आपको बता दूं, ये 4 आप पॉइंट 4 बिंदु ध्यान रखोगे। 4 बिंदु मैंने संख्या दे दी 4। ये कौन कौन भाग लेते हैं। नंबर 1 बच्चों लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा प्लस नंबर 2 हो गया राज्यसभा। आप जल्दबाजी में गलत कर देते हो, वो मैं बता रहा हूं। नंबर 3 हो गया क्या, समस्त राज्यों की विधान सभाओं, ठीक है बच्चों, विधानसभाओं। और चौथा क्या था, ये था कि दिल्ली, है ना बच्चों, दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ शासित। ये बच्चों राज्य नहीं है, आपको मालूम भी होगा ये राज्य नहीं। अब यहां पर तो राज्य लिखा है समस्त राज्यों का, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि भाई संघ शासित प्रदेश नहीं है। तभी मैंने चौथा पॉइंट दिया कि दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं के। अब देखो बच्चों मैं यहां पर रुक गया हूं स्ट्रेटेजिकली। क्यों, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त जो थिंग है वो दिया निर्वाचित सदस्य। ये लोग जिस तरीके से आपसे गलतियां कराते हैं और आप करके चले आते हैं, वो इन्हीं कारणों से आता कि जो मैं रुक गया हूं ना यहाँ पर, ये यहीं पर आपकी कहीं ना कहीं वो गलती थोड़ी बच जाएगी। देखो हम लोग जो पढ़ते चले आते हैं ना, और जो कहां पर मिस्टेक हो रही वही चीज मैं आगाह करा रहा हूं आपको कि देखिए मनोनीत एक भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है। बच्चों के दिमाग में एक चीज बनी रहती है, भाई लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई और समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हो गए। मतलब वो ये सोचते हैं केवल लोकसभा राज्यसभा नहीं, मैंने तो राज्यों की विधानसभाएं भी रखी हैं। लेकिन बच्चों मैंने अभी हाल आपको बताया निर्वाचक मंडल पूरे तरह समझ लो, इसमें कई पेच ऐसे हैं कि जिससे बच्चे को गलत हो जाता है आंसर। देखिए एक भी मैं पेच इसमें बाकी दिया ढीला नहीं रखने वाला। सुनो 4 मैंने बिंदु दिए हैं, तो 4 में आप समझो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गया दूसरी, समस्त राज्यों की राज्य समझ गए ना, ये जम्मू कश्मीर अभी ये सब जो भी करके अपना हिमाचल प्रदेश सारे राज्य हो गए, और 2 संघ शासित प्रदेश हो गए। कौन कौन बच्चों, दिल्ली हो गई और पुदुचेरी। इनकी विधानसभाओं के तो चारों हो गए ना। अब इसके बाद भी इनके विधानसभाओं के तो हो ही गए हैं सदस्य, बट सदस्य में मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित। तो इसमें कौन आएगा बच्चों, केवल निर्वाचित। तो निर्वाचित आएंगे, मनोनीत नहीं। अब मनोनीत होते कौन कौन है वो भी मैं आगाह कर दे रहा हूं, ठीक है ना, मनोनीत नहीं। अब वो किसी भी तरीके से आपसे गलती नहीं करा सकते। देखो मनोनीत, देखो लोकसभा के 2 होते ना मनोनीत, 2 होते ना, एंग्लो इंडियन, तो ये नहीं मतदान करेंगे। राज्यसभा से 12 होते ना, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन, कला साहित्य, कौन कौन होते हैं बच्चों, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, ये सब क्षेत्रों के जो विशेष लोग होते हैं जिनने योगदान दिया तो उनको बुलाया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर बने थे, रेखा बनी इस समय, और भी ऐसे सरके तो राज्यसभा में मनोनीत होके आते हैं ना, तो इस टाइप से रहते हैं ना। ये मतदान में नहीं भाग ले पाएंगे। समस्त राज्यों की विधानसभाओं में, बच्चों समझ लो राज्यों की विधानसभाओं में भी होता है एक मनोनीत, अगर रखना चाहे कौन, राज्यपाल रखता है 1 सदस्य। बच्चों इसमें 1 सदस्य होता है एंग्लो इंडियन, जिसको राज्यपाल मनोनीत करता है। अगर करेगा तो कर सकता है क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है, अगर नहीं है तो नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब मनोनीत सदस्यों की संख्या समझ ली आपने, ये 14 हो गई और ये राज्यों की। तो ये कोई भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के हकदार नहीं है, केवल निर्वाचित सदस्य। अब बच्चों चलो मैं एक और कदम आगे बढ़ाता हूं। ऐसा क्यों किया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्यों को अधिकार दे दिया गया, मनोनीत को नहीं दे गया? बच्चों इसलिए किया गया, आप खुद सोच लो कॉमन सेंस से, क्या
कि मैं राष्ट्रपति, वैसे मैं कहा हूं, लेकिन सामान्यतः मान लो आपके शिक्षक राष्ट्रपति हैं, मैं राष्ट्रपति हूं, अब मैं मनोनीत कर दे रहा हूं, क्या सोच के कर दे रहा हूं, अगले कार्यकाल में मेरे को फिर चुनाव लड़ना है, तो हम उन लोगों को रख दें जो हमारे लिए भविष्य के लिए मतदाता बने। अब हमने अगली बार फिर पर्चा भरा और लोग जो नए आ रहे हैं, तो जिनको मैंने पहले ही नियुक्त कर रखा था, क्योंकि मेरे को फिर इलेक्शन लड़ना है, वो तो मेरे को वोट देंगे ना, तो ये हो जाएगी पक्षपात, अन्याय हो जाएगा। तो संविधान ने इसीलिए मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति ही उसको मनोनीत कर रहा है, तो पलट के उसी को वो मतदान कर सकते हैं, तो इसीलिए नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये तथ्य थे। इसके बाद में मैं आपको निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय है, समानुपातिक मतदान प्रणाली, अप्रत्यक्ष, इनमें टाइम लगेगा समझाने में, तो मैंने जल्दी से घसीटने के चक्कर में नहीं रखा कि फटाफट इसमें डाल के आपका वीडियो वो कर दें कि भैया मैंने राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिस तरीके से मैंने इसको डिटेल में समझाया ना एक एक पॉइंट को, ऐसे ही उसको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बच्चों, आपने वीडियो देखा, वेरी वेरी धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके बच्चों।